कैसे हो आप लोग? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है बच्चों? उम्मीद करता हूं कि अब तक जो पढ़ा, यानी कि पिछले साल सिर्फ एक दिन गुजरा है, पर हम बात करेंगे कैसे, जैसे पिछले साल की। पिछले साल में जो कुछ आपने मेरे से पढ़ा वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है बच्चों तो फिर भी आपके साथ हम यहीं खड़े हैं, आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी मदद के लिए। तो जो नया साल है, उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में बहुत बहुत हैप्पीनेस लेके आएगा और भगवान करे कि आपके सारे जितने भी एम्स हैं वो फुलफिल हों। तो इसी उम्मीद के साथ अपने इस 2023 में आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और मेरा परिवार यानी कि हमारी पूरी पीडब्ल्यू टीम आप सभी का तहे दिल से नए साल में स्वागत करती है और उम्मीद करता हूं कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत खास होने वाला है। नया साल और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिंदगी में एक रोल निभाती है, वो क्या है? पैसा। और वहीं दूसरी चीज जो जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द देती है यानी कि क्रेडिट, उसे भी साथ ही पढ़ लेते हैं भाई। दोनों एक साथ ही चलते हैं, सुख दुख की कहानी है तो कैश और क्रेडिट की भी एक जैसी कहानी है। आज जो ये टॉपिक आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट तो देखो है, नो डाउट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इसमें क्लियर हो जाएंगे, कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ इस चैप्टर में अगर आपके कोई भी डाउट है तो भाई साहब आज क्लियर कर लीजिए। आज मौका है, समय है, दस्तूर है 2023 की शुरुआत में अपनी इस प्रॉब्लम का समाधान हमारे साथ पा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर अपने इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि भाई साहब आज आप पूरा साथ दोगे मेरा इस चैप्टर को समझने में। मैं समझ के आ चुका हूं, मैं पढ़ पढ़ के खुद परेशान हो गया। अब मैं चाहता हूं आप भी ऐसे हो जाओ, अरे भाई साहब क्या पढ़ना, चीजें आती हैं यार, देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मनी एंड क्रेडिट। अब भाई साहब मनी एंड क्रेडिट की बात कैसी है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा ये जो पैसा है, इस पैसे का एक फायदा है, आप इसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हो, चाहे आप इसे बैंक्स में रखो चाहे अपने पास रखो। क्रेडिट कार्ड को भी ठीक वैसे ही यूज किया जा सकता है मुसीबत के समय। हालांकि इसका यूटिलाइजेशन जो है, अब आप देखते ही हो भाई, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड है तो लोन के रूप में लोग जिंदगी को इसको एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि खतरा तो है ही, आपने अपना आने वाला जीवन पूरा का पूरा भैया कर्ज में डुबो दिया है। सो अब देखते हैं इनका क्या रोल रहने वाला है। सो आज जो हम अपने टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा भाई ये ग्राफ, यानी कि ये माइंड मैप, ये मैं बना के ले गया अपने पर्सनल हाथों से। जानते हो पर्सनल हाथ किराए के नहीं है, तो पर्सनल हाथों से बना के लेके आया हूं। इस माइंड मैप में आपका जो पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहां पर है। आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज पर कितना ध्यान देना चाहिए, वो बताते रहेंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है यार। इकोनॉमिक्स में अच्छी बात यह है कि कोई भी चैप्टर इतना टफ है ही नहीं, सिर्फ प्यार से पढ़ो, बिल्कुल प्यार से एकदम पढ़ लिया, उसका थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि मैं मतलब जो अभी नहीं कर रहा हूं वो मुझे एक्चुअल में करना था। मतलब जैसे होता है ना कि डेमोक्रेसी में हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करते नहीं है पर करनी चाहिए, तो जो आप नहीं कर रहे हो वही सारी चीजें अब करनी है। मनी एंड क्रेडिट को भी वैसे ही सोचना है, अभी सोचवाएंगे और आपको। चलो भाई, सो पहला क्या है बच्चों, मनी एंड क्रेडिट को जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, एक तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या कि मनी क्या है, भैया पैसा क्या हो सकता है, पैसा क्या रोल निभाता है और मनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो सब तो आप समझते हो, पूरी स्टोरी समझ जाओगे। सो मनी को हम पढ़ेंगे, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसा लेन देन में एक माध्यम है, मीडियम है। मैं कहीं चीज खरीदने जाऊं, सामने वाला फटाफट बोलेगा जोगिंदर जी पैसा नहीं है, भाग जाओ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, एक्सचेंज चीज को लेने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं था। जहां मुझे भी कोई काम करना होगा तो मुझे भी पैसा कोई देगा तो मैं काम करूंगा। सो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पहले दादी अम्मा के जमाने पे सिक्के, कांसे, हीरे, जवाहरात, उससे भी पहले गेहूं, चावल, इनसे काम चल जाता था। अब आगे भाई साहब नोट्स, अब वो सिक्का आ गया 1 का, 5 का, 10 का, 20 का, तो वो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। और एक हम पढ़ेंगे डिपॉजिट्स विद बैंक, यानी कि वो पैसा जो आप लोगों ने मुझे बिना बताए अपने बैंकों में छुपा रखा है, समझ रहे हो? अब मुझे बता दो कितना पैसा है। सो बेसिकली डिपॉजिट्स विद बैंक का मतलब है कि जो आपका पैसा आपने फ्यूचर के लिए सेव करके अपने लॉकर्स में, यानी कि बैंक लॉकरों में रख रखा है, चाहे वो गोल्ड फॉर्म में है चाहे वो पैसे के रूप में, वो बेसिकली तो हम यहां पे पैसे की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप क्या, चेक फैसिलिटी बाय डिमांड डिपॉजिट्स। एक होता है कि आपने चेक, आपने सुना ही होगा, पापा के चेक लेके कभी डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा, कभी या स्कूल की फीस दी होगी, या कभी कहीं पार्टी में, कहीं शादी ब्याह में किसी ना किसी को चेक लेते और देते दोनों देखे होंगे भाई साहब। तो चेक क्या होता है? चेक एक प्लेन पेपर है बेसिकली, उस पे एक बैंक का नेम, कुछ डेट की डिटेल्स, आपके साइन, आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है। आप भरो, किसे पे करना है, पे टू किया, साइन किए और दे दिया। आपने कैश नहीं दिया है, आपने कागज का टुकड़ा दिया है, बट उस कागज के टुकड़े की यह वैल्यू है कि आप उसे एज अ पेई के रूप में, मतलब कि आप पे कर रहे हो, अदा कर रहे हो, उस फॉर्म में दे रहे हो और वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। अब फैसिलिटी बाय डिमांड डिपॉजिट क्यों? जब हम चाहे चेक से पैसा निकालना तब दे दो, मतलब कि आपके डिपॉजिट्स पे आपकी डिमांड है भाई साहब, आप जब चाहो डिमांड करो, डिपॉजिट से पैसा निकाल के दे दो। ठीक, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? क्रेडिट। भाई साहब बहुत बुरी समस्या है क्रेडिट, जिंदगी में लेना ही नहीं चाहिए। क्रेडिट एक ऐसी समस्या है कि भाई साहब आपको, आपका आने वाला भविष्य जो है ना पूरा संकट में गुजर जाएगा। किसी दोस्त से कॉपी ले ली, पूरे दिन टेंशन रहेगी कि अगर कॉपी फट गई तो भैया उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, वो समस्या। किसी की शादी में किसी फादर ने लोन ले लिया, क्रेडिट ले लिया, शादी हो गई, वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, जो डंडा है वो फादर के सर पे पड़ रहा है। क्रेडिट ऐसी समस्या है, आदमी मर रहे हैं इसमें, क्रेडिट में। क्रेडिट मत लेना ज्यादा। तो क्रेडिट में हम पढ़ते हैं क्या, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। आपके बुक में दो अलग कहानी बताई गई है, दो अलग लोगों की कहानी, एक लेदर पर्सन की और एक फार्मर की, कि कैसे लेदर पर्सन जो है क्रेडिट लेता है, उसको समय पर चुकाता है और प्रॉफिट एंजॉय करता है। वहीं दूसरी साइड एक ऐसी महिला जिसकी इनकम उसकी फार्मिंग पर डिपेंड थी, कि खेती होगी, खेती बिकेगी, पैसा आएगा, चुकाएंगे, मुनाफा होगा तो बच जाएंगे। बट हुआ क्या, खेती पे मान लो बाढ़ आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, खेती तो गई गई, लोन चुकाना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्म्स क्या होती है, शर्तें क्या होती है क्रेडिट की, ये आप पढ़ोगे। साथ में पढ़ोगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि एक चैनलाइज्ड तरीका है, एक कायदे कानून के तहत आपको लोन मिलता है। जैसे बैंक से मिला, आप गए, डॉक्यूमेंट साइन होंगे, आपके फोटो लगेंगे, आपके मॉर्टगेज आपको देनी पड़ेगी, फिर होगा, कुछ ना कुछ प्रूफ तो दोगे ना, पैसा बैंक मुफ्त में थोड़ी देता है। वही इनफॉर्मल सेक्टर होता है, गांव में जमींदार, ठेकेदार, बड़े बड़े रईस लोग हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट अंडर दी सुपरविजन ऑफ आरबीआई और एनी फॉर्मल सेक्टर। कोई उनके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है, वो अपने बाप के खुद बाप है कि भाई साहब हम हैं जो कुछ है। सो नेक्स्ट आप पढ़ोगे हु गेट्स व्हाट, यानी कि किस व्यक्ति को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन मिलता है, किस इंसान को फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलता है। तो बेसिकली डिपेंड क्या करता है सिचुएशंस पे। आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप सैलरीड हो, आपके पास सब कुछ फुलफिलिंग उनके करने की क्राइटेरिया की अगर है सब कुछ एबिलिटी, तो आप इनफॉर्मल से क्यों लोगे, आप फॉर्मल से लोगे। इनफॉर्मल में कौन लेता है? बेसिकली जो लोग गांव में रहते हैं, जिनके पास मॉर्टगेज रखने के लिए, यानी कि गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। अब भाई साहब क्या है, बैंक में कौन जाएगा बताओ? आपने देखा है ना डिफरेंस, ड्रेस से डिफरेंस हो जाता है। एक आदमी जो अच्छे कपड़े पहनता है उसकी इज्जत कैसे करते हैं, और एक व्यक्ति बेशक बैंक अकाउंट में आप भीख मांग के 1,000 रुपए से दिन के 30,000 रुपए कमा लेते हो महीने के, आप सरकारी ग्रेड पे एक तनख्वाह कमा रहे हो, पर इज्जत आपकी थोड़ी करेगा कोई। तो सेम ऐसे यहां पे फॉर्मल इनफॉर्मल कौन लेता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। अब भाई साहब ये SHGs है क्या? जब किसी का कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। तो लोगों ने भी ऐसे ही देख लिया, भाई पढ़े लिखों को फॉर्मल दे रहा है, थोड़े से मजबूर और मजदूर और मजबूत। मजबूर क्यों? उनके पास फॉर्मल सेक्टर नहीं जा सकते इसलिए वो मजबूर है। मजदूर क्यों? कुछ ना कुछ काम करते हैं इसलिए पैसा चुका पाएंगे। और मजबूत क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ चुकाने की एबिलिटी है, इसलिए वो बीच वाले लोगों से, यानी कि जमींदार वगैरह से ले लेते हैं। बट इसके अलावा ऐसे भी तो लोग हैं जो वास्तव में ही मजबूर हैं और जो सच में ही मजदूर हैं, जिनके पास कोई चारा नहीं है, वो कहां जाएगा। तो उन्होंने सोचा भाई साहब हम ऐसा करते हैं, सब मिलके कुछ कुछ पैसा दान करेंगे। जैसे मान लो मेरे साथ 10 दोस्त हैं, सबने 100-100 रुपए कर दिए, तो जो कलेक्शन अमाउंट आया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की अच्छी बात क्या है, अपनी मर्जी से 25 रुपए से लेकर कितने रुपए दान कर लो आप, मतलब मिलजुल के काम करना है। दान मतलब कहीं छोड़ना नहीं है, कहीं ऐसा सोचो कि सर ने बोला दान कर दिया तो ले जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब 4 दोस्त मिलके
पैसा कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और जिसकी जरूरत पड़ती है उसको दे देते हैं। ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपनी मदद खुद से। फिर हम पढ़ेंगे लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। आपने देखा ही भाई कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, गांवों में ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर को, प्रेशर को कम करने के लिए, लोगों को अनएक्सप्लॉइट मतलब कि एक्सप्लॉइट ना हो, बचाने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स खोले गए। लोग ग्रामीण बैंकों से, जैसे ग्रामीण बैंक होते हैं तो वैसे से लोन लेते हैं। तो बेसिकली आपके सामने आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया कि मनी से रिलेटेड, यानी कि उसको कैसे एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैसे वो हमें बताएगा कि भाई साहब कैसे उसका डिपॉजिट विद बैंक में हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, यानी कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, डिपॉजिट्स विद बैंक। चेक को देखेंगे, चेक का क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स कैसे लेते हैं, और लोन लेने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर कैसे पार्ट जो अपना अदा करते हैं। सो देखेंगे ये सारा। आप बुक में आपको मिलेगा भाई, मैंने तो बेसिक आपको आइडिया दे दिया है, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन की सीरीज के साथ आया हूं आपके साथ। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। जो भी क्वेश्चन में रिलेटेड कंफ्यूजन होगी हम उसको यही मुलाकात कर लेंगे, यानी कि मुलाकात कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो मैं आपके सामने लेके आऊं बच्चों, पहले तो समरी देख लोगे तो आपको चैप्टर का आइडिया और अच्छे से लग जाएगा कि छोटे टाइम में, यानी कि कम समय में कैसे हम चीजों को याद रखें। अच्छा, यह प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है, सर पेपर आ गए, अब याद कैसे रखें। तो भाई साहब पूरे साल क्या कर रहे थे आप? गाजर, मूली, गोभी खोद रहे थे क्या? पढ़ तो आप रहे होंगे। तो जितना पढ़ा है उस पर तो विश्वास रखो, एंड मोमेंट पे रिवीजन होती है, पूरे की पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आपको जो याद है उसे लिख दो। कहीं रजिस्टर, कोई प्लेन रजिस्टर बना लो, जो जो चीजें याद है पर्टिकुलर चैप्टर की, कुछ जो भी याद है लिख दो। जो नहीं याद है उसकी रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉब्लम ही क्या है भाई, सरकार जो है रोड कैसे बनाती है आपने देखा है? कितने होते हैं लोग, बहुत कम रेयर चांस होते हैं जहां पे रोड के पूरे रोड को खोदकर फिर से चीजें दोबारा की जाए। रोड के ऊपर रोड बनाते हैं, चालू और चाल दोनों को ही खेलते हैं। तो आप भी वैसे ही बनो, आप चतुर बनो, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क कैसा होता है कि आपको अपनी तकनीक को, अपनी टेक्निक को इस तरीके से अपने साथ लेके चलना होगा कि भाई साहब कम समय में कैसे किया जाए। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, सब कुछ पेपर में नहीं आता जो बुक में होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और हर चीज आपको याद रह जाए और वो पेपर में लिख पाओ, यह भी पॉसिबल नहीं है। कुछ कहानियां बनी हुई होती हैं और कुछ कहानियां बुननी पड़ती है, मतलब वहां जाके बनानी पड़ती हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो सोच, यानी कि एक तो आपका दिमाग और दूसरे बुक से याद किया हुआ, दोनों को मिलाओ और लिख डालो यार, कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी से ज्यादा नंबर और मिलते हैं। अगर रट के यही सब ऐसा करके आ जाओगे ना, मैडम कहेगी क्या नया करा है, हर दूसरा बच्चा यही काम कर रहा है। तो एक्सेप्शंस क्रिएट करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। उसके लिए क्या होगा, चीजें याद करके अपने वे में लिखो, समझाओ टीचर को और ज्यादा से ज्यादा कि मैडम मुझे चीज समझ में आ गई है, मैं अच्छे समझ गया हूं, अब मैं आपको समझाता हूं कि यह कॉन्सेप्ट क्या है। यही सुनना चाहता है हर बोर्ड वाला। बस सिंपल स्ट्रेटेजी, सिंपल आते हैं। सो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू हम चीजों को अदला बदली कर सकते हैं। पैसा दो, चीज लो, एक्सचेंज हो गया। सेकंड, जो सिंबल आप देख रहे हो, ये जो रुपये का सिंबल आप देखते हो, ये ऐसे ही नहीं बन गया कोई अपनी मन मर्जी से। आरबीआई ने ऐसा कोई उल्टा आ र बना के और ऐसे दो लाइनें मार दी, ये सर नहीं है। ये कैसा है बच्चों, आईआईटीएन थे एक उदय कुमार, इन्होंने डिजाइन किया इस सिंबल को 2010 में। सो गवर्नमेंट ने, यानी कि भारतीय सरकार ने इसको 15 जुलाई 2010 को एक्सेप्ट किया था कि हाँ भैया, लोगों को पब्लिकली बोला था, कंपटीशन हुआ कि एक लोगो बनाना है हिंदुस्तान के रुपए के लिए, रुपए जो है उसके लिए बनाना है। तो फिर बनाया, इनको चुना गया, इनको अवार्ड मिला 2010 में, इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसमें दो भाषाओं का मिश्रण आप देखोगे, देवनागरी और दूसरी कौन सी है आपके बुक में लिखी हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ कौन सी दूसरी भाषा को आप इसमें देखते हो। मॉडर्न करेंसी में अगर हम बात कर लें तो पेपर नोट्स, यानी कि जो आपके भैया नोट देखते हो आप, जो गड्डी होती है वो, और सिक्के। व्हेन बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स दे विल पे एन अमाउंट एज अ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। आप अपने पास पैसे को रखते हो, कुछ नहीं मिलता है, बैंक में रखते हो, बैंक आपको डिपॉजिट में इंटरेस्ट देती है। रीजन वाई? भाई साहब जो आपका पैसा है, अब ऐसा है कि वो पैसा कहीं आगे बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया है, यानी कि किसी जरूरतमंद को दे दिया,
या फिर किसी डेवलपमेंट प्लान में लगा दिया। मतलब जैसे आप जमा करने आए, ऐसे कोई बैंक के पास लेने भी तो आ सकता है कि बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक बोला 1 मिनट रुक, हाँ भाई दूसरे का कितना पैसा है, बोला साहब 10 लाख रुपए। बोला तेरे को कितना चाहिए, बोला 5 लाख। बोला दे दो इसको 5 लाख। 5 लाख रखते हैं। अब इस सिचुएशन में एक चीज समझना कि क्या यह पॉसिबल है कि वो जिस बंदे ने जमा किया वो भी उसी टाइम पे आ जाए। देखो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है बैंक्स में, बट क्या है कि बैंक में सिर्फ 2 ग्राहक तो नहीं है ना, बैंक में और भी लोग हैं। तो ऐसे कुछ लोग जमा करने आते हैं, कुछ लोग पैसा निकालने आते हैं। तो जो लोग लोन लेने आते हैं, मतलब कि जो लोग लोन लेने आते हैं, उनको बैंक जो है, मान लो किसी को 5% सेविंग पे दे रहा है, मैंने पैसा बैंक में रखा, मुझे बैंक 5% ब्याज दे रहा है, पर जब मैं बैंक से लेने जाऊंगा ना लोन, तो मुझे 5% नहीं देगा, फिर 8, 9, 10, मतलब कि सेविंग से ज्यादा वाले इंटरेस्ट पे देगा। रीजन ये है कि जो इंटरेस्ट वो मुझे दे रहा है और जो इंटरेस्ट बैंक मुझसे ले रहा है, उसका जो डिफरेंस है ना, वही बैंक की कमाई है। मतलब आपने अपने दोस्त मोहन और सोहन को रखा, नहीं ये तो कंफ्यूज हो जाएगी आपको, राहुल और गीता है, आपने क्या किया, राहुल को पैसे दिए और गीता से आपने लिए। तो जब आप राहुल को दोगे तो क्या होगा, समझ रहे हो आप? फिर यहां पे अलग उल्टा चक्कर है, क्योंकि एक तरफ आप ले रहे हो, एक तरफ आप दे रहे हो। तो जब व्यक्ति पैसा बैंक में, जैसे मैंने राहुल को दिया डिपॉजिट कर ले, तो राहुल मुझे इंटरेस्ट दे रहा है 5, बट जब मैंने गीता से पैसे लिए तो गीता ने बोला मैं तो तुझे लोन दूंगी भाई साहब, जरूरत है? बोला हाँ, तो मैं तो 10% पे दूंगी। तो ये जो मैंने 5 पे रखे, 10 से पैसे लिए, तो जो 5% का गैप है, यही इनकम है बैंक्स की। सो नेक्स्ट देखते हैं, अ चेक इज अ काइंड ऑफ पेपर विच इंस्ट्रक्ट्स बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज बीन इशूड। मैंने बोला ना, एक पेपर होता है, मेरे अकाउंट का है, मेरे बैंक का चेक है, मैं किसको पे कर रहा हूं उसके अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज व्हाट चेक। क्रेडिट और लोन्स मींस लायबिलिटी। भैया कर्ज का मतलब तो कर्ज है, जिम्मेदारी है, इन विच अ पर्सन रिसीव्ड मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स विद इंटरेस्ट। जिम्मेदारी तो ठीक है सर, क्रेडिट आपने ले लिया, आपने चुका दिया, बहुत बढ़िया, पर भाई साहब ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जितना पैसा आपने लिया उतना तो आपने दिया। अरे भैया वो मौसा थोड़ी लग रहा था कि आपको आपका पैसा उतने के उतने में आप दोगे और उतना ही आप वापस दे दोगे। भाई साहब ब्याज, उसके ऊपर पैसा, अगर वो पैसा आपको नहीं देता, कहीं खर्च करता, कहीं लगाता, तो उसको हो सकता है 2 रुपए इनकम होती। अब आपको दिया है तो भाई साहब वो 2 रुपए इनकम आपसे क्यों छोड़ेगा, वो तो कहेगा ना 2 पैसा, इसीलिए रिश्तेदार पैसा नहीं देते इतनी आसानी से, ध्यान रखना। सो द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। जब हम किसी से ब्याज पे पैसा लेते हैं या क्रेडिट लेते हैं तो उसके साथ एक चीज लग के आती है, ऐसा कभी आपने देखा होगा, हर चीज के साथ आजकल टीएनसी लगा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन। क्रेडिट के साथ भी यही है, वो क्या कहता है, पैसा तो ले लो पर ये बताओ कितना इंटरेस्ट रेट, एक बात। कोलेट्रल, क्या रखोगे भाई गिरवी में, ऐसे कैसे मैं लोन दे दूं। तीसरी चीज मोड ऑफ रीपेमेंट, क्या होगा भाई साहब, 3 महीने में दोगे, 4 महीने में दोगे, 6 महीने दोगे, किस्तों में दोगे, कैसे दोगे। एंड नेक्स्ट होता है बच्चों क्या, आपका कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन एंड द मोड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। भाई कागजी कार्रवाई तो करोगे ना, ऐसे थोड़ी बैंक में गए, हाँ भाई साहब मैं जोगिंदर सर हूं, फिजिक्स वाला पढ़ाता हूं, मुझे 10 करोड़ का लोन दे दो, मारेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन कर पहले, भैया पढ़े लिखे जगह से आ रहे हो तो पढ़े लिखे लोन के हिसाब से लो। मैं किस सेक्टर के पास जा रहा हूं, बेसिकली ये फॉर्मल सेक्टर की निशानी है। सो नेक्स्ट क्या है बच्चों, कोलेट्रल क्या है, यानी कि क्या है कोलेट्रल, तो इट इज एन असेट दैट द बोरोवर्स ओन्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स एसेट्रा एंड यूज दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। मैं गया बैंक के पास, क्रेडिट लेना है, बैंक बोलेगा भाई साहब कोलेट्रल, गिरवी क्या रखोगे, मैंने अपनी भैंस रख दी गिरवी, हो गया कोलेट्रल, मान रहे हो। अरे भैंस वैस क्या, ऐसा कुछ असेट रखना पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा घर कुछ तो रखो, वही है कोलेट्रल। सो इन इंडिया द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इज सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता भाई साहब सोल अथॉरिटी है, सुपरवाइज करने का एक्सट्रीम पावर इसी के पास है, तो यहां पर क्रेडिट फंक्शनिंग को आरबीआई देखता है। देखते हैं नेक्स्ट, इनफॉर्मल सेक्टर हैज नो सुपरवाइजरी, द इनफॉर्मल सेक्टर हैज नो सुपरवाइजरी, दैट इज वाई उनके पास जो आरओआई होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, वो नॉर्मली फॉर्मल सेक्टर से बहुत ज्यादा होता है, वो लूटते हैं लोगों को, गरीबों को। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अराउंड 15 to 20 members
usually belonging to one neighboring household who meet and save regularly. मेरे गली के 4 बच्चे मिलकर पैसा जोड़ते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऐसे 4 के मतलब 15 से 20 मिनिमम काउंटिंग होनी चाहिए, 15 से 20 लोग मिलकर पैसा जोड़ते हैं और वो आसपास ही रहते हैं. क्यों? दूसरे से मांगना होता था, इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं मांग लेते, बाहर जाके मांगना होता तो फॉर्मल से नहीं मांग लेते. हम तो उससे चाह रहे हैं जो हमारी समस्या को समझे और जो हमारे जैसा ही हो, गया गुजरा, जिसे पता हो कि भाई साहब तुम्हारी समस्या हमारी समस्या, हमारी समस्या तुम्हारी समस्या, ऐसे को देते हैं. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली 25 रुपए से ऊपर मिलके कितना भी पैसा आप देते रहो, रेगुलरली सेव करते हैं, आसपास के लोग होते हैं. तो ये है सारी चीजें बच्चों. अब हमारे सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि डैश एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. भाई क्या है इनमें से मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है? आपको अच्छे से पता है कि भाई साहब पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको सामान लेने और देने में दोनों में हेल्प करता है. तो क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर? मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं. भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आज थोड़ा सा तेज रखेंगे, अराउंड 44-45 क्वेश्चन के आसपास हैं, सो थोड़ा सा माहौल तेज रखना है बच्चों. सो द यूसेज ऑफ मनी एलिमिनेट्स द, मनी से क्या चीज एलिमिनेट होगी बच्चों? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. मतलब पहले क्या होता था कि लोग जो सामान बेचना चाहते हैं और जो सामने वाला खरीदना चाहता हो वो चीजें सेम नहीं होती थी. मेरे पास गेहूं है, मुझे जूता चाहिए, पर सामने वाला जूता नहीं बेचना चाह रहा है. सो डबल कोइंसिडेंस वांट्स में क्या हुआ? दोनों की नीड सेम होनी चाहिए, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस मैच खाने चाहिए. मतलब सामने वाला गेहूं खरीदना चाहता हो और मैं जूता खरीदना चाहता हूं, तो हमारे टर्म्स मिलते हैं तो हम जो कर सकते हैं. बट मनी ने क्या किया? ये चीज खत्म कर दी. अब मनी कहता भाई साहब आपको पैसा मिला है, अब चाहे आप जूता खरीदो या जूता खाओ, है ना, कुछ भी करो, मतलब कि आप चाहे कुछ भी खरीदो अपनी मर्जी से. सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मनी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज. मनी को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? पहला ऑप्शन है बच्चों क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे ऑथोराइज किया है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इजीली अवेलेबल है. ऑल ऑफ दीज, कौन सी इनमें से बात करेक्ट है? तो भाई साहब पैसा तो चूर्ण के नोट में भी निकलता है पर वो चलता नहीं है. चलता क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे ऑथराइज नहीं किया है. सो मनी इसलिए एक्सेप्टेड है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे ऑथराइज किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिजाइन द सिंबल ऑफ रूपी. इन व्यक्तियों को अगर आप जानते नहीं हो तो जान लो, इनका नाम है उदय कुमार. ये एक पेशे से IITian है, इन्होंने रूपी का जो सिंबल है उसको मतलब डिजाइन किया था, उसको बनाया था. तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? उदय कुमार. नेक्स्ट देखते हैं, द सिंबल ऑफ रूपी इज एन अमलगम ऑफ डैश, यानी कि मिक्सचर है, विद 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स. क्योंकि हम देखते हैं भाई साहब हमारे बना भी क्यों रहे, हमारे सामने बना हुआ है, रनिंग एट द टॉप रिप्रेजेंटिंग द नेशनल फ्लैग, क्योंकि ये नेशनल फ्लैग का निशान है ना, ऐसा 3 कलर वाला, तो 2 तो है ही है. एंड ऑल्सो द इक्वल टू साइन, और इक्वल का साइन भी है ये. सो कौन कौन सी इसमें भाषाएं हैं? देवनागरी भी है इसमें बच्चों, रोमन भी है, रोमन का R है, और र देवनागरी भी है. सो ऑप्शन हमारे पास सी है, बोथ A एंड B इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द इंडियन रूपी साइन ऑन. 2010 में ये उदय कुमार ने बनाया था, सेम 2010 15 जुलाई में इसे एडॉप्ट कर लिया गया था. बहुत सारी एंट्रीज हुई थी इसके लिए, बहुत लोगों के कंपटीशन बने थे, बहुत लोगों ने डिजाइन किया था, बट फाइनली उदय कुमार का ये साइन जो वो एक्सेप्ट किया गया था. मॉडर्न करेंसी में क्या क्या होता है? आज में क्या चलता है? आज चलते हैं नोट, आज चलते हैं कॉइन्स, यानी कि बोथ A एंड B. आप देख रहे हो भाई साहब ये नोट्स भी चलते हैं तो हमें चलवाइए, हमें थोड़े से नोट दीजिए, है ना. ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेहनत का पैसा है, अपने पास रखिए, चलेगा जरूर, सिक्के भी चलेंगे, सब चलेगा. तो कॉइन्स एंड नोट्स. इन इंडिया हु रिजर्व्स द राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. भाई साहब एकमात्र है सरकार के आदेश पर जो पैसा बनना चाहिए वो RBI बनाती है. समझ रहे हो? RBI बनाती है. क्वेश्चन समझ लो और बिल्कुल आंसर इसके सामने है आपके भाई. ऑप्शन आंसर हमने नीचे लिख रखा है, वो इसलिए लिख रखा है ताकि आपको खुद सोचो और डायरेक्ट आ जाओ, आंसर आपको मिलेगा. हालांकि इसमें थोड़ी सी एनिमेशन स्लाइड लगाने का मन था, बट उससे और डिले होता, टाइम ड्यूरेशन लगती है. सो मैं चाहता हूं बच्चे सोचा करें, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आंसर आप सोचना. इन अप्रैल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ RBI एक्ट 1934. यानी कि RBI एक्ट के अकॉर्डिंग RBI जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो एक्ट बनता है पहले, कानून बनता है, फिर चीजें बनती हैं. तो कब बनी थी? ऑप्शन बताते हो, 1940, 1935, 1942, 1930. तो इसके एक साल बाद ही जो RBI बन गया था, अप्रैल 1935 में. तो यही हमारा करेक्ट आंसर है. डैश मीन्स लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब कर्ज, कर्जा.
इन विच अ पर्सन रिसीव्ड मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट विद इंटरेस्ट। अच्छा, कर्ज की एक अच्छी बात है कि आपको मूल यानी कि आपको प्रिंसिपल तो चुकाना ही है। बताओ भाई अपने कमेंट सेक्शन में कि प्रिंसिपल तो चुकाना होता है, साथ में क्या देते हो आप? इंटरेस्ट। नहीं पता तो लोन लेके देख लो, लोन लेके देख लो भाई, इंटरेस्ट देना पड़ता है प्रिंसिपल के साथ। मुफ्त में अपना पैसा कोई क्यों देगा आपको, वो अपना नहीं भला कर लेगा। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कर्ज, यानी कि हमारा लोन भी कर्ज होता है और क्रेडिट भी कर्ज होता है। लोन हम बैंक से लेते हैं, क्रेडिट हम गुड सर्विस दोस्तों से उधार ले लेते हैं। दोस्त कहता है कि जैसे होता है ना, कॉपी आपने ले ली, भाई मेरे को यार अपनी कॉपी दे दो, होमवर्क करना। वो कहेगा ठीक है, जो मेरा होमवर्क है ना तू भी कर लियो, वही वो तू करके दे दियो भाई, तू तो मेरी कॉपी ले जा रहा है, तो ये कर्ज है। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट का टर्म्स में क्या आता है। देखो क्रेडिट कब मिलता है? जब आपको यह पता हो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा पहले तो, है ना। आपको फिर क्या बताएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएगा कितने ब्याज पे मिल रहा है। फिर आपको क्या पता चलेगा भाई, कोलेट्रल क्या है। फिर मोड ऑफ रीपेमेंट आपको पता होगी। ये सारी शर्तें आपको पता होती हैं तो ही आप टर्म ले सकते हो। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि ऑल ऑफ दीज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन ज्यादा हो तो एनर्जी के साथ कराना चाहिए। 2-2.5 घंटे में क्लास खत्म होगी यार, फिर आप बोलोगे कि सर बहुत लंबी खिंच गई। मैं जानता हूं इंपॉर्टेंस क्लास की बहुत है, टाइम आपके पास कम है तो हम टाइम भी कम रखते हैं। जिनको ये लगे यार कि 2x2 इसकी मतलब 2 गुनी रफ्तार से चलेंगे, उनके लिए सॉरी, उतनी नहीं है, पर क्वेश्चन ज्यादा है तो ऐसा लग सकता है, काल्पनिक है। हाँ, नेक्स्ट, हु हैज द राइट टू सेल द कोलेट्रल एंड रिकवरीज अमाउंट। भाई राजू ने श्याम को पैसे दिए हैं, श्याम ने गिरवी रखी है क्या? अपने भेड़ चार, अपना भैया जानवर, लाइव स्टॉक। तो राजू के पास राइट है कि अगर श्याम ने राजू के पैसे नहीं दिए तो इनको उठा के क्या कर देगा? सेल कर दो, अपना पैसा रिकवर कर लो। सो लेंडर हैज द राइट टू सेल द कोलेट्रल एंड रिकवर हिज अमाउंट। Which of the following assets can be used as a collateral by the borrowers as a guarantee to a lender until the loan is repaid? राजू ने श्याम को लोन दिया था, अभी हमने देखा था। श्याम के पास जो कुछ भी है, लैंड है दे दो भाई, बिल्डिंग है दे दो भाई, कर्ज में ही तो रखनी है, लाइव स्टॉक हमने देखा ही है, दिया है दे दो भाई। जो भी असेट्स हैं वो आप दे सकते हो ऐसे लोन के कोलेट्रल में, मतलब कोलेट्रल एज ए लोन में। सो लैंड भी दे सकते हैं, व्हीकल भी दे सकते हैं, लिव स्टॉक भी, ऑल ऑफ दीज भी। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। अब व्हीकल का आप देखते हो लोग गाड़ी पे लोन लेते हैं, जैसे आता है टॉप अप लोन, बड़ा बढ़िया सा होता है, आपको ललचाल देने, एकदम लालच देने का। चलती हुई गाड़ी में आग लगाने वाली बात है, पहले से लोन पे थी और टॉप अप करा लिया, अब सीटें भी उखाड़ के ले जाएंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन विद द हेल्प ऑफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसकी हेल्प से चलती है बच्चों? तो वो चलती है ओन मेंबर्स, क्योंकि कोऑपरेटिव का मतलब है ओन कॉपरेट, जो लोग सहयोग से चलाते हैं। तो कौन चलाएंगे? जो उसके मेंबर्स होंगे, सिंपल। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया? कौन कौन से फॉर्मल मतलब जिनका कोई दीन धर्म होता है, कोई रूल से चलते हैं, कोई रेगुलेशन होता है, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो लोग। तो बैंक बिल्कुल तरीके से चलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल फॉर्मेट होता है। तो बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर। इनफॉर्मल सेक्टर तो आता ही नहीं इसमें, उसका कोई दीन धर्म नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इन इंडिया द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इज सुपरवाइज्ड बाय, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था एक सिमिलर क्वेश्चन, आरबीआई। यही भारत सरकार के नाम पर नोटों को जारी करती है और यही जो है पूरे फॉर्मल सेक्टर को देखती है। कोई गलत तो नहीं कर रहा। सो करेक्ट आंसर इज ए। Which of the following sectors has no formal supervisory authority? किस सेक्टर में फॉर्मल सुपरवाइजरी अथॉरिटी नहीं होती? तो भाई साहब इनफॉर्मल, जिसकी कोई फॉर्म ही नहीं है वो इनफॉर्मल है। इसके ऊपर ना आरबीआई देखता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, इसीलिए ये लोग लोगों से क्या चार्ज करते हैं? हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। लोगों से मन चाहा जैसे पैसा लूटो भाई, 7 दर, 8%, 9%, सब जैसा पैसा लूटना है वो लूटो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द एवरेज मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने आपको पहले बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप में तकरीबन 15 से 20 लोग होते हैं। 25 से अपना जितना मर्जी 100, 150, 200 जितना पैसा कलेक्ट करना उतना करो और एक दूसरे की मदद करो। सो करेक्ट आंसर इज 15 से 20। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप? अब सेल्फ हेल्प ग्रुप
तो बंदा क्या करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से सेल्फ रोजगार, ताकि पैसा आए तो अपना विकास कर सके। तो ऑप्शन देखते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग, ऑल ऑफ दीज, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आज आप किस पैसे रूप में देखते हो भाई पैसे को? पेपर नोट देखते हो कि नहीं देखते हो? करेंसी देखते हो, उसमें कोई गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन ये तो नहीं होते। तो पेपर नोट्स प्लस करेंसी इज इक्वल टू मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ऑप्शन ए। वेयर डज द लार्ज पार्ट्स ऑफ डिपॉजिट स्पेंड बाय द बैंक। लार्ज पार्ट ऑफ डिपॉजिट कहां करता है? जैसे मान लो राजू ने बैंक में पैसा दिया, बैंक को दिए मान लो 1 लाख। अब श्याम आया बैंक के पास, बोला मुझे दे दो लोन। इधर से गीता आ गई, बहुत ही लोन। तो राजू को भी पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे ये लोग, 1 लाख रुपए का बहुत ज्यादा परसेंट इनको भी बांट देंगे। और होगा क्या, इस 1 लाख से मान लो इन्होंने 10,000 रुपए इससे कमाए, 10,000 इससे कमाए, तो 20,000 तो आ गए। तो राजू के लिए 20,000 तो रेडी है, अभी 80,000 का प्रबंध भी कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? टू प्रोवाइड लोन्स। बैंक अपना पैसा जो लोगों का जमा होता है, अपने बैंक में जमा जो पैसा होता है उसका ज्यादातर यूज लोन के लिए करते हैं। लोन से होती है उनकी इनकम, क्योंकि जो देने वाले को, जैसे मैंने पैसे जमा कराए, मुझे देंगे 3% ब्याज, और जब मैं लोन लेने जाऊंगा तो मुझे देंगे 10%, तो 7% का प्रॉफिट उनकी इनकम है। क्लियर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्मल सोर्स ऑफ इन लोन। फॉर्मल सोर्स क्या नहीं होता, मतलब जिसका कायदा कानून होता है। बैंक का तो कायदा होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स का भी होता है ना। एम्प्लॉयर का नहीं होता। मैं अगर अपने मालिक से पैसा ले लूं तो वो कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, कभी भी कोई रूल रेगुलेशन बदल देगा। मैं पैसा लेके भाग गया तो वही क्या कर लेगा, है ना भाई। सो इनफॉर्मल में कुछ नहीं, इनफॉर्मल मतलब सो अपना एम्प्लॉयर, बाकी दोनों फॉर्मल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप समझते हो? कर्ज के जाल में फंसते जाना। कभी परसेंटेज चेंज होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कभी तुम्हारा अमाउंट चेंज हो गया, तुम लोन लेते गए। सो कौन सा सिम्टम होता है? अनेबल टू रिपे लोन, एबल टू रिपे लोन, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। अनेबल टू रिपे द लोन, जब आप लोन को रिपे नहीं कर पाते हो, किसी से लिया पैसा आप अदा नहीं कर पाते हो, तो उस दौरान आप जो है डेब्ट ट्रैप जाल में फंसते जाते हो, कर्ज के जाल। हाउ मच कैश डू द बैंक हैव विद इट्स टोटल कैश अमाउंट। कितना कैश रख सकते हैं? मतलब 10 से 15%, 15 से 20%, कितना रख सकते हैं भाई? 15% से 20% तक वैसे मार्जिन होता है, पर हम बेस लेते हैं हमेशा, तो 15% तक। और 85% ये बैंक जो 1 लाख राजू ने दिया था उसका 85% आप लोन दे दोगे, 15% आप बैंक अपने साथ रखेगा। क्या पता राजू कभी अपना पैसा लेने आ गया तो। ऐसे ही हर ग्राहक से आप उसके अमाउंट का 85% दूसरे लोगों को लोन दे दोगे, जो आपकी बैंक की कमाई का जरिया है। और 10%, 15% जो है, मतलब जैसे अभी यहां तो 15% है, तो वो कैश के रूप में रखता है, कभी कोई आ गया लेने पैसा तो। विच करेंसी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट इंटरनेशनल लेवल। आपको पता है भाई सब यूएस डॉलर बोलता है, सब जगह यही कर रहे हैं। अमेरिकन डॉलर को ही जो ज्यादातर एक ऐसी करेंसी माना जाता है जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया, हर कोई देश उसे मानने को तैयार है। ऐसा होता है भाई, यूएस डॉलर देख लो, बहुत सुंदर है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में, जैसे कि आपने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ग्रामीण बैंक की शुरुआत बांग्लादेश में किसकी वजह से हुई थी? तो भाई साहब वो है मोहम्मद यूनुस, और वो ये इंसान है जिनकी वजह से गरीबों को सहयोग मिला था। What was the primitive method of exchange in early ages of India? हिंदुस्तान के पुराने काल में कैसे चीजें बदलती? भैया गेहूं लेके जाते थे, नहीं जाते थे? दुकानदार के पास गेहूं लेके गए, गेहूं जितना तुला उतने का सामान ले लिया। हालांकि ये बार्टर सिस्टम जो है, इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहां पर चीज के बदले आपको अपना ग्रेन, बकरी, जानवर कुछ भी देते थे। जस्टिफाई नहीं था, क्योंकि भाई गेहूं इतना सारा और पैसा मिला इतना कम, तो इसीलिए मनी ने उस चीज को इशू किया था। तो ग्रेन्स एंड कैटल्स को यूज किया जाता था। Why a loan from informal sector is costlier than formal sector? क्यों है भैया? नो रूल्स। नो रूल्स का मतलब अपनी मर्जी, अपनी मर्जी मतलब मेरा इंटरेस्ट रेट, तो हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड, अरे भैया अभी तो बताया था, चीज के बदले चीज, तो बार्टर सिस्टम होता है वो, जहां पे आपने क्या दिया? वीट दिया, और आपने क्या ले लिया? राइस ले लिया। आपने बकरी दी, मिल्क ले लिया। सो barter system. Which agency is not included in informal loan sector or agency? कौन सी नहीं होती भाई साहब? एक बार बताओ,
इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है नो रूल्स, तो बैंक तो रूल से चलता है, तो करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेबार्ड। नबार्ड बच्चों एक ऐसा बैंक है जो किसानों को हेल्प देता है कि उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म यही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका लोगो है। नेबार्ड में वैकेंसी निकलती है, सरकारी डिपार्टमेंट है ये। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्टेड ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे इन 2003। सर्वे की स्पेलिंग खराब है, सर्वाई नहीं करना है हमें, तो वो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। ये सर्वे करता है ज्यादातर डेब्ट और इन्वेस्टमेंट के। बट इसकी हाल फिलहाल में अगर मैं आपको बात बताऊं, इसका नाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो चुका है, और इसे मर्ज कर दिया गया था CSO के साथ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो पूरे नेशनल लेवल पे डाटा कलेक्ट करता है। किस लिए? ताकि अब जो वो NSO बन चुका है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो यानी कि NSSO से क्या बना, ये जो O है ऑर्गेनाइजेशन से ऑफिस हो गया, और इसे प्लस CSO करके क्या कर दिया गया, NSO। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, घबराना नहीं है। राइट अ स्पेशल फीचर ऑफ द गुप्ता कॉइन्स। क्या खास बात है गुप्ता कॉइन की भाई? गुप्ता कॉइन की ऐसी बात है कि इस पे एक तो इमेज ऑफ रूलर होती थी, ठीक है, एंड वर नॉट कंप्लीटली राउंड इन इट शेप, ऐसा टेढ़े मेढ़े होते थे थोड़े से ऐसे, इन पे राजा की इमेज होती थी। ये गुप्त रूलर के जो है वो खास बात है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। व्हाट इज डेब्ट ट्रैप? मैंने अभी आपको बताया, व्हेन वन इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, he found himself in a situation of debt trap, जाल में। So debt traps occurs when a borrower is unable to repay the debt and must liquidate any assets to cover the amount owing। जब पैसा ना दे पाए तो आपको अपनी चीजें देनी पड़े, तो आप जंजाल में तो जी रहे हो कर्ज के में। So credit in this situation forces the borrower into a difficult predicament from which they must recover। एक ऐसी सिचुएशन में डेब्ट ट्रैप आपको एक ऐसी सिचुएशन में भेज देगा जहां से आपके लिए रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है यार, क्योंकि अब आप पैसा पे करने की स्थिति में नहीं हो। आप या तो अपना सामान बेचोगे, या फिर इससे भी कई बार बुरी सिचुएशन हो जाती है। सो टेंशन नहीं है, डेब्ट ट्रैप में फंसना नहीं है। सो डेब्ट ट्रैप यही होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इंटरमीडिएट फंक्शन ऑफ मनी, इलेबोरेट विद एग्जांपल। सो भाई साहब कैसे बिचौलिए का काम करता है? सबसे पहले तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपकी चाह क्या है मुझे नहीं पता, मेरी चाह क्या है उस आपको नहीं पता, बट पैसा ऐसा है जिसको सब एक्सेप्ट करेंगे और अपनी इच्छाएं जो पूरी कर लोगे। सो मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। इसने ये चीज तो हटा दी, अब पैसा लो, आपको जो करना है करो। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड एट द सेम टाइम सेल हिम व्हीट। अब जरूरत क्यों है? आपके पास गेहूं है, मेरे पास जूता है। आपको जूता पहनना है बट मुझे गेहूं नहीं खाना है, मुझे तो चावल खाने हैं, तो मैं आपका जूता खरीद के क्या करूंगा भाई? मैं तो ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिससे मुझे जूता मिल जाए, मतलब उससे जूता मैं ले लूं और उसको मैं गेहूं चावल अपना दे दूं, या फिर वाइस वर्सा। सो पैसा होने के कारण अब जरूरी नहीं है आप किसी को बेच दो, पैसा जिसको जरूरत है पैसा ले लो। ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज। अब आपको जूता बेचना है, आप देखो किसको जूता चाहिए, उससे क्या आएगा, वो आपको जरूरत नहीं है, वो चाहिए, अब पैसा आएगा उससे। सो वंस ही एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर। आपने जूते बेचे, बदले में आपको पैसा मिला। अब चाहे गेहूं खरीदिए, चाहे पिज्जा खाइए, चाहे जूता खाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब कि पिटाई वैसा नहीं। अदर कॉमोडिटी इन मार्केट, कोई अब कॉमोडिटी खरीद सकते हो। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको आइडिया लग जाओगा कि वाई वी आर कॉलिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज मनी एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो दो चाह की इच्छा थी, आपको गेहूं चाहिए, मुझे जूता चाहिए, हमारी इच्छा मिली, हमने बेच दिया। बट एक चीज सोचो कि आपको जूता खरीदना है, मेरे पास जूता है बट मेरी चाह इस समय जूता बेचना नहीं है, मुझे गेहूं खरीदना है, वो आप बेच नहीं रहे हो, तो मैं आपको जूता क्यों दूं भाई? मेरे पास तो रही बची जूते ही हैं, उसी से मैं गेहूं खरीदने वाला हूं। तो फिर मैं ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिसे जूते की चाह और मुझे गेहूं दे दे।
सो पैसे ने ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को काम किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट मोटिव्स आर देयर टू डिपॉजिट मनी द बैंक बाय डिपॉजिटर्स। कोई इंसान पैसा क्यों डिपॉजिट करता है? बिकॉज उन्हें लगता है डिपॉजिट सिक्योर होते हैं। भैया मेरे बैंक में अगर कल आग लग जाए तो मैं पैसा कभी जिंदगी में नहीं सोचूंगा। समझ रहे हो? पैसा हम इसलिए रखते हैं बैंक में, सिक्योर है, लूटपाट नहीं होगी। पैसा दिया है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, भैया पैसा रखने की भी सिक्योरिटी और ऊपर से ब्याज भी मिल रहा है। गजब काम। मतलब ये तो वो हो गई, जमाई जब ससुराल में जाए, बहू तो मिली मिली है, शादी तो हुई हुई है, वो तो एक बढ़िया काम किया ससुराल ने अच्छी लड़की देके। दूसरा काम क्या किया? विदा। अगर आप समझते हो विदा एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसा डेंजरस काम है जो एक बाप अपनी बेटी को जब जब आती है तो अपनी बेटी को और अपने जमाई को हर बार देता है। कुछ लोग कम भी देते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी देते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा भी देते हैं। तो शादी के समय अगर पैसा कम मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है तो चलेगा, जब तक बाप जिएगा वो आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। लेना तो नहीं चाहिए पर ठीक है, जो दे रहे हैं ले लो। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर पीपल टू विदड्रॉ मनी एज नीडेड। डिपॉजिट का एक फायदा और है कि आपको जब पैसा चाहिए आप निकाल सकते हो, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स भी तो कहते हैं। भाई चोर ले गया तो क्या कहोगे? मुंशी लाल पैसा दे दे, थोड़ा ही दे दे यार, चोरी तो किया है, आता दे दे इधर। वो मिलेगा नहीं। तो बैंक के कई फायदे हैं। आपने पैसा दिया, एकदम निश्चिंत हो जाओ, हमारा पैसा सेफ है, ब्याज भी मिल रहा है और जब चाहूंगा तब निकाल लूंगा। इससे बेटर और बैंक क्या कर सकता है आपके लिए, बताइए? सो ये सब फायदे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक? कैसे जस्टिफाई करोगे भाई? चलो एक एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन तो देख लू, करते करते भूल ही गया। इंटरेस्ट ऑन लोन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑन बैंक्स। मैंने आपको अभी राजू और श्याम की कहानी बताई थी। राजू ने बैंक में पैसा दिया, राजू ने बैंक में पैसा दिया, श्याम आया कहता है एसबीआई बैंक से, भाई साहब मुझे लोन चाहिए। एसबीआई बैंक ने बोला हो जाएगा, क्या दिक्कत है। राजू जैसे तमाम ग्राहक एसबीआई बैंक के पास पैसा देने आते हैं, डिपॉजिट करने आते हैं, और श्याम जैसे बहुत सारे लोग लोन लेने आते हैं। कोई दुविधा नहीं, इस बात में कोई शंका, कोई इशू नहीं है। एक तरफा पैसा आ रहा है और दूसरा मांगने वाले आ रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा? राजू ने पैसा रखा और हमने देखा है कि डिपॉजिट का एक फंक्शन है कि यू विल अर्न इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट्स। आपको अपने डिपॉजिट पर पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आपको बैंक देता है 3% इंटरेस्ट आपके जमा हुए पैसे पर, और वही पैसा, पैसे पे किसी का नाम नहीं है, राजू का पैसा कहीं ऐसा लिखा नहीं है, उस पर गांधी जी की जगह राजू की फोटो है। तो जो पैसा श्याम ने मांगा उसको ब्याज पे मिला 10% पे। तो 3% आपने दिया और इधर 7% दिया, तो जो दो देने वाली रेट है, क्योंकि एक तरफ आप राजू को दोगे और दूसरी तरफ श्याम आपको देगा, तो जो लेन देन के मामले में 10 और 3 का जो डिफरेंस है वो है 7%। वही इनकम है बैंक की, इसलिए तो चल रहे हैं। हर कोई बैंक खोलना चाहता है, खोल लो भाई। सो बैंक एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन पीपल हु हैव एक्स्ट्रा मनी एंड पीपल हु नीड इट। बैंक बिचौलिए का काम करता है। आप डिपॉजिट करो, आपके पास बहुत पैसा है, डिपॉजिट कर दो, और ऐसे व्यक्ति को मैं दे दूंगा जिसे जरूरत है। इट डिनोट्स दैट बैंक एज अ मिडलमैन बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। अरे वापस वही चीज लाइन बताते हो, ये रिपीटेड है। इन कंपैरिजन टू व्हाट दे गिव टू डिपॉजिटर्स, बैंक चार्ज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। यही मैंने आपको बताया, जितना वो देते हैं किसी को ब्याज पे, मतलब जो आपने पैसा जमा कराया उस पे जितना वो आपको दे रहे हैं, उससे ज्यादा आपसे तब ले लेंगे जब आप उससे लोन लोगे। सो देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज द गैप बिटवीन दैट दे चार्ज। जो गैप हो गया 7 और 10 का, मतलब 3 और 7 10 का। सो बोरोवर्स एंड व्हाट दे पे डिपॉजिटर्स, banks have launched numerous initiatives purely to entice potential borrowers. Bank provide loans with attractive interest rate is the primary goals in taking these actions of banks. बैंक बड़े बड़े प्रलोभन निकालता है। 13% की ब्याज दिखाएगा पहले, लोग बोलेगा लोन लो, मैं सर डिस्काउंट कर दूंगा। लोग आए लालच में, कितना कर दोगे सर? बोला सर 10 हो जाएगा आपके लिए लास्ट, आप स्पेशल ग्राहक हो हमारे। 3 पे दिया है, 10 पे आपको दे रहा है, 13 बोल रहा था, अभी भी 7% का गैप है। इससे ऊपर बात बन गई तो बन गई। जरूरतमंद आदमी को तो लूट ही लेते हैं बैंक।
होता है ऐसा. सो व्हाट दे आर पेइंग टू यू एंड व्हाट दे आर चार्जिंग फ्रॉम अनदर पर्सन, द डिफरेंस, द गैप बिटवीन दीज टू इज द कंप्लीटली प्योर इनकम ऑफ द बैंक्स. सो लोन से ऐसे वो इनकम बनाते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट देख लेते हैं. सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट. कुछ ऐसे तरीके बताइए साहब जिनसे किसान जो है वो सस्ता क्रेडिट ले सके. पहली बात तो क्रेडिट एक आफत है, एक बीमारी है जो हर किसी के गले में कभी ना कभी पड़ी जरूर है, या पड़ रही है, या आगे पड़ेगी. क्रेडिट कार्ड भी तो उसी का एक पार्ट है. सो कैसे कर सकते हैं? बाय स्टैब्लिशिंग कोऑपरेटिव स्मॉल फार्मर्स कैन ऑब्टेन इनएक्सपेंसिव क्रेडिट. मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव्स बने इसलिए थे, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स बना था, ग्रामीण बैंक बने बांग्लादेश में. ये बने इसलिए थे ताकि जो गांव के जमींदार लोग होते थे, साहूकार, वो हायर रेट इंटरेस्ट रेट पे किसानों को लोन देते थे. किसान चुका नहीं पाता था, जमीन जमींदार की हो गई और किसान बेचारा मर गया. सो कोऑपरेटिव्स के इसलिए बने ताकि उनको सस्ते रेट में मिल सके. एंड दे कैन एस्टैब्लिश कॉपरेटिव्स दैट अप्लाई फॉर अ साइजेबल बैंक लोन्स. और जितना उनको जरूरत है उतना वो जाके कॉपरेटिव से ले लें. कॉपरेटिव्स यूज बैंक लोन्स टू ऑफर मेंबर्स लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट देन मनी लेंडर्स. कॉपरेटिव को पैसा कहां से आएगा? अपने से बड़े बैंक से. वहां से पैसा लो और उनको सस्ते रेट पे दे दो, क्योंकि बैंक के आपस में, मान लो तुम्हें पता है कोऑपरेटिव का पर्पस तो जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना है. तो कोऑपरेटिव ने 3 की जगह 4 पे लिया, किसानों को 10 की जगह 7 पे दे दिया. इनकम तो करी है बट कम रेट पे करी है. एंड इफ दे आर एबल टू ऑफर द बैंक्स कोलेट्रल, स्मॉल फार्मर्स कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन फ्रॉम द बैंक. अगर किसानों के पास गिरवी रखने के लिए कुछ है तो भी वो इनसे जो है सस्ते लोन पे ले सकते हैं. एंड स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर लोन्स फ्रॉम दोज ग्रुप. कोऑपरेटिव हो गया, बैंक से कुछ रख के ले लो, किसान फॉर्म पे ले लो, ग्रामीण बैंक से ले लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लो. तो ये सारे वेज हैं जिनमें किसान जो है चीप वेज में क्रेडिट को ऑब्टेन कर सकता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया है. चलो अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इज देयर एनी क्राइटेरिया टू मेक पेमेंट्स विदाउट यूजिंग कैश? एक्सप्लेन. भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है. एक और कहानी बताते हैं आपको. कल मैं एक फर्नीचर के शोरूम में गया, मेरे पास नगद नहीं था बट फिर भी मैंने सामान खरीद लिया. आप चौंक तो रहे होंगे, भाई साहब पैसे बिना भी सामान आते हैं. जो बच्चे इस समय सोच रहे होंगे वो भी पहुंच जाएंगे उसी शोरूम जिससे मैं लाया. क्या सर, कैसी बात, बढ़िया बात बताई, वहां पर तो बिना पैसों के सामान मिलता है. ये बात नहीं है. मैंने वहां पे यूज किया अपना क्रेडिट कार्ड. अगली बार करूंगा चेक. कैश नहीं है मेरे पास. सो टू मेक पेमेंट वाया चेक द पेयर मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट एंड राइट आउट अ चेक फॉर द एग्रीड अपॉन सम. यानी कि पेमेंट चेक के साथ पे हो सकती है. एंड अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द बैंक टू टेक मनी फ्रॉम द इंडिविजुअल इन हुज नेम हैज बीन मेड. तो बताओ चेक एक तरीका है कि नहीं पेमेंट करने का? आपके पास कैश नहीं, लिख दो इसको पे करता हूं, मैं जोगिंदर सर को अदा करता हूं 1 रुपया, आ जाएगा मेरे पास चेक के थ्रू. ठीक है. एंड व्हाट इज मीन्ड बाय इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? मेंशन द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिस्टम. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, मनी लेंडर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. क्या नुकसान है? सबसे पहला तो वही हायर इंटरेस्ट वो करेंगे. सो अनऑफिशियल सोर्सेज क्रेडिट इंक्लूड्स लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिलीज, मेंबर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स एंड मनी लेंडर्स. ये सारे एग्जांपल हो गए. These institutions are not subject to any government laws and restrictions. मेरे दोस्तों, मेरे परिवार, मेरे मालिक पर कोई सरकार का प्रबंध नहीं है कि अगर उन्होंने मेरे साथ गलत कुछ किया या उन्होंने कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाई या मुझे चीट किया तो कोई उनको रोके. वो अपनी मर्जी से करेंगे. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई. देयर इज नो गवर्नमेंट पॉलिसी जो उनके ओवरसीज कर सके. वो कैसे कर रहे हैं? क्रेडिट प्रोवाइडर्स ऑकेजनली एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट मेथड टू रिकवर देयर फंड्स. गलत तरीके अपनाते हैं. एक गरीब को आपने लोन दे दिया, उस समय तो आप बहुत बेसहारा बने, ले लो भाई साहब लोन ले लो, जब हो जब दे देना. जैसे उसने लिया अगले हफ्ते पहुंच गया, भाई साहब वो पैसा दिया था आपको. तो भाई साहब आपने तो बोला था जब हो देना. अरे आए भिखारी कहीं के, जब पैसा होता नहीं, औकात नहीं है तो क्यों लिया था लोन? फिर बुली भरी बोलते हैं, फिर लोगों से जबरन रिकवरी करते हैं. तो ये सब होता है. मनी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर एवरीडे लाइफ. समझाने की जरूरत है क्या?
पैसा क्या नहीं है यार, पैसा वो चीज है यार आपको खुश तो रख सकती है, कई हद तक तो रख देगी। दोस्त यार तो चलो जिसको मतलब ही नहीं पड़ता, जो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा लाइफ में, उसको क्या ही वो है। बट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? बिकॉज ट्रांजेक्शन कैन नॉट अकर विदाउट यूजिंग मनी। कोई भी जिंदगी में जो काम है वो बिना मनी के नहीं हो सकता। कोई भी चीज खरीदनी बेचनी है मनी के लिए है। गोल क्या है सबका? काम क्यों कर रहे हैं सब? पैसा कमाने के लिए। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो मुझे बताओ? किताबें खत्म करने के लिए नहीं, इससे कुछ बनोगे बड़े, फिर पैसा ही कमाओगे अल्टीमेटली। और कोई भी चीज परचेज करनी है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सब में पैसे की नीड होती है। इसका मतलब ये है कि पैसे बिना आप कोई चीज ना खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना कहीं आ सकते हो, ना अपनी विशेष पूरी कर सकते हो, ना अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, ना इंस्टाग्राम चला सकते हो। नेट कहां से लाओगे बताओ? नेट कहां से लाओगे भाई? रिचार्ज। रिचार्ज मतलब पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी बोले तो किसान की कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसने कैसे लोगों की मदद की गांव में। सो देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू बैंक्स, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ अफोर्डेबल लैंडिंग इन रूरल एरियाज। बैंक के पास जाओगे, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, पढ़ाई लिखाई, कोलेट्रल, उतना किसान के पास समय नहीं है। ना ही किसान पढ़ा लिखा है। किसान पहुंचता है जो उसके सबसे करीबी देनदार होते हैं। इसीलिए तो मनी लेंडर्स पैसे वाले हो गए, किसानों को लूट लूट के। किसानों के पास कोई जरिया नहीं था, कहां बैंक जाएंगे साहब, कहां लिखाई पढ़ाई करेंगे, इसी से ले लेते हैं। सो ये हुआ। एक कोऑपरेटिव मेंबर्स कंबाइन देयर रिसोर्सेज टू वर्क टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरियाज। कोऑपरेटिव मेंबर मिलते हैं, लोग किसानों के लिए काम करते हैं। क्या है? कृषक कोऑपरेटिव रन्स अ बिजनेस इन अ विलेज क्लोज टू सोनपुर। जैसे आपने अपनी बुक में देखा है कि कोऑपरेटिव बैंक था जो सोनपुर विलेज के पास अपना काम करता था। इसमें 2300 मेंबर्स थे। वो क्या थे? किसान थे। 2300 मेंबर्स थे। डिपॉजिट आता था सबसे, वो एक्सेप्ट किया जाता था। कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ साइजेबल लोन फ्रॉम अ बैंक यूजिंग दिस डिपॉजिट एज अ कोलेटरल। किसानों ने जो कुछ गिरवी रखा कोऑपरेटिव बैंक्स में, बैंक ने आगे, कोऑपरेटिव बैंक्स ने बड़े बैंकों को दे दिया और उसके बदले ले लिया पैसा। उस पैसे को अब किसानों को बांट रहे हैं। समझ में आ गई बात? कोऑपरेटिव्स पे पैसा ऊपर वाले बैंकों से आ रहा है। सो लोन टू मेंबर्स आर फैसिलिटेटेड बाय दिस फंड। इन पैसों से मिलता है लोन। सो फॉलोइंग आर द रीपेमेंट ऑफ दीज लोन्स, मोर लोन्स मे बी मेड। इन्हीं पैसों से लेते रहेंगे और इनकम बनती रहेगी और लोन्स बनते रहेंगे। सो दे ऑफर लोन फॉर अ नंबर ऑफ चार्जेस इंक्लूडिंग द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, लोन्स फॉर फार्मिंग, एग्रीकल्चर ट्रेड, लोन्स फॉर फिशरीज, लोन्स फॉर बिल्डिंग होम्स एंड वैरायटी ऑफ अदर लोन्स इंक्लूडेड। आपको खेती के लिए चाहिए, मछली पालन के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, जिस भी चीज के लिए चाहिए, बट आप हो क्या? किसान, और हो कोऑपरेटिव्स के मेंबर, तो आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली इसका आंसर है। Why do you think that credit plays a positive role in situation of Sapna whereas it plays a negative role in situation of Salim? Explain. केवल बात इन दोनों की नहीं है। बात यह है कि जो लोन होता है वो हर किसी के लिए एक जैसा वर्क नहीं करता है। कोई इंसान पैसे से पैसा बना रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, आपको पता है आप पे कर दोगे, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, अगले महीने पे किया, आपका पैसा आपको इंटरेस्ट भी दे गया और आज आपको पैसा भी नहीं पे करना पड़ा। ये कब हुआ? जब आपके पास इनकम सोर्स था। बट सपोज करो आपने जिस बेस पे लोन लिया वो अगर नेचर पे डिपेंड हो, जैसे जो हमारे क्या नाम है ये सलीम है, इन्होंने खेती बाड़ी के ऊपर ले लिया, या फिर किसी और पर्सन, कोई भी पर्सन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लेता है। एग्रीकल्चर नेचर पे डिपेंडेंट है, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, ज्यादा हो गई, बह गया, खत्म, तो इनका लोन किससे चुकेगा? इन्होंने तो बोला था फसल कटेगी चुका देंगे, फसल कटी नहीं, फसल तो कटी गई, तो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, नेगेटिव। सो ऑन हर 3 acres modest farmer Swapna raises a groundnut. She borrows money from the lender to pay the cultivation cost in the hopes that the crop will help her pay back to the loan. समझ गए? यहां तक लोन ले लिया है, ग्राउंडनट की खेती है, पे कर देंगे। पेस्ट अटैक द क्रॉप इन द मिडल ऑफ द ग्रोइंग सीजन, कीड़ाणु ने हमला कर दिया जिसकी वजह से फेल होगी फसल। इवन दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप विद प्राइसी पेस्टिसाइड्स, लिटिल चेंजेस। अब भाई साहब जब कीड़े काट रहे थे तो उसके जो पेस्टिसाइड्स थे वो भी पैसों से खरीदे थे, अब और खर्चा हो रहा है कि कीड़े मारो। Since she cannot pay back the lenders, the debt balloons over a year and credit worsens Sapna's situation in this way. किसान ने सोचा फसल करते हैं, फसल करी, साहब पैसा दे दो, पक जाएगी, काटेंगे दे देंगे, सामने वाले ने भी दे दी, खुश हो गए, भाई फसल है हो ही जाएगी।
ना किसान को पता था ना देनदार को पता था। मौसम बिगड़ गया, कीड़े खा गए, कुछ भी इंसिडेंट हो गया, फसल खत्म, बंदा खत्म, लोन कहां से करोगे? डेब्ट ट्रैप में आ गए। वहीं दूसरी तरफ एक व्यापारी है जो कि 3000 पेयर का ऑर्डर ले लेता है जूतों का, उसके बेस पर ही वो शी हैज टू ब्रिंग ऑन अ फ्यू एडिशनल एम्प्लॉइज टू हेल्प विद स्विंग एंड पेस्टिंग टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। एम्प्लॉय हायर कर लिए, क्यों? उसे पता है जूतों का टेंडर मिल गया है, एडवांस लेगा या फिर उसे पता है बिक जाएंगे। सो द रॉ मटेरियल मस्ट बी परचेस्ड बाय हिम। सलीम गेट्स लोन फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। सलीम ने 2 लोगों से लिया। कैसे? ही कैन कंप्लीट द ऑर्डर, टर्न अ हेल्दी प्रॉफिट एंड पे बैक द लोन एट द एंड ऑफ द मंथ। ही हैड मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। वेल, सलीम बिजनेस बढ़िया चल रहा है। कारण यह है कि उसने 2 लोगों से ऐसे लोन ले लिया कि भाई जिससे लिया एडवांस में, टेंडर लिया, उससे बोला एडवांस में पैसे दे दो, मैं तब स्टार्ट करूंगा। उसने भी कुछ पैसा दे दिया। धंधा करने के लिए पैसा तो मिल गया ना, स्टार्ट करने के लिए वो कर लेगा, बाकी बैंक से ले लेगा, और काम तो एक दिन होना ही है पूरा, जूते बिकना ही है, अगले ने पैसा तो दे ही रखा है। पर स्वप्ना के केस में ऐसा नहीं था, वहां कोई श्योरिटी नहीं थी, वहां कोई फिक्स्ड इनकम नहीं थी, इसलिए वो बर्बाद हुई। सो आई होप आपको पता चल गया कि एक ही क्रेडिट किसी के लिए फायदेमंद और किसी के लिए नुकसान कैसे हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज डेब्ट ट्रैप, व्हाई इट इज मोर रैम्पेंट इन रूरल एरियाज, गिव रीजंस। क्या होता है डेब्ट ट्रैप? अभी आप पढ़ के आए, व्हेन वन इज अनेबल टू पे, when the borrower is unable to pay back the loan to the lender and must sell a teeny section of his land to recover the debt. It is rampant in rural areas because of following reasons. जब सामने वाले पे देने के लिए पैसा ना हो और अपनी वो कोई भी असेट को बेचकर उसे चुकाए तो उसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेब्ट को चुकाने का कुछ रीजन था, कुछ कहीं से चुकाता, बट वो चीज उसकी हुई नहीं, पैसा नहीं मिला होगा, कहीं से कुछ हुआ नहीं होगा। तो ऐसा होता है ना, गांव में जाओ आप, किसान लेता है लोन, नहीं हो पाता, अपनी जमीन बेच रहे हैं, ट्रैक्टर बेच रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं, इसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं। और ये किन रीजन से होता है? मान लो क्रॉप प्रोडक्शन आपकी फेल हो गई, क्योंकि वही आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, एंड इफ इट इज फेल्स दे विल बी अनेबल टू रिपे देयर डेब्ट्स बिकॉज दे विल हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, जैसा कि स्वप्ना के केस में हुआ था। उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा इनकम बेचने के लिए, सिर्फ चारा रह गया, गाय भैंस सब खत्म। स्मॉल फार्मर्स इन रूरल एरियाज प्रेफर टू बोरो फ्रॉम अनऑफिशियल सोर्सेज विद हाई इंटरेस्ट रेट। डेब्ट ट्रैप में फंसने का दूसरा रीजन यह है कि जो किसान होते हैं, छोटे जो किसान होते हैं, वो गांव के जमींदार से ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं। रीजन यह है कि उनके जान पहचान का होता है, आराम से लोन मिल जाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है पहली बात कि इसके अलावा भी सस्ता लोन कहीं से मिलता है। पता भी होता है तो पढ़े लिखे नहीं है। हम बैंक को थोड़ी जानते हैं, कल को बैंक हमारे सामान पैसा लेके भाग गया तो कोलेट्रल, ये तो गांव का बंदा है, इससे ले लेते हैं, जाएगा कहां, वही लूट लेता है। Next is farmers borrow money to buy fertilizer, equipment, crop production. They become unable to repay the debt if crop fails for whatever reason. किसान फसल के लिए भी ले रहा है, अपने एग्रीकल्चर के लिए ले रहा है, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ट्रैक्टर, इक्विपमेंट, पेस्टिसाइड, खेती से रिलेटेड जितने हैं सबका लोन लेता है। जैसे एक होता है होम लोन और एक होता है होम रिनोवेशन। आपने पेंटिंग वेंटिंग के लिए भी लोन ले लिया, अब सरकार का कल को बुलडोजर चल गया, घर गया, तो लोन भी चुकाओ और पेंटिंग भी चुकाओ। नेक्स्ट होता है देयर इज नो असिस्टेंस of any type provided to farmer in the event of crop failure. डेब्ट ट्रैप में किसान इसलिए फंसता है क्योंकि किसी का सरकार की तरफ से कोई पहले स्कीम में मदद नहीं होती थी। भाई तो इंश्योरेंस होने लगी फसल की, पहले नहीं होता था, फसल फेल, किसान फेल, जिंदगी हार गया अपनी। पर जैसे किसान को थोड़ी सी सुविधाएं मिली है तो किसान ने अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना शुरू किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, और नेक्स्ट है थैंक यू। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन बेसिकली हमने अपने मनी एंड क्रेडिट के रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। इससे बाहर अब कुछ नहीं बचा है, सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं। अब उम्मीद बस यही है कि आप लोग इसको पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। बहुत सिंपल टॉपिक था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। और अगर इनकेस कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अगली बार मैं आपसे इसके जरूर रिजोल्यूशन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसके सॉर्ट आउट जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको दिए जाए। पीडीएफ जो बच्चे मांग रहे हैं उनको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि आपको कैसे इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जा सकता है। जितने भी एमआईपीस हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेशन आपने क्वेश्चंस के किए हैं, उन सबका पीडीएफ आपको मिलेगा। सो हम बात कर लेते हैं कैसे मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए भाई, ये सीजन जो बेहतरीन रूप से गुजर रहा है आप सभी के लिए आएगा। बहुत सारे बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं यार, थैंक यू सो मच। कि जो आपने एक बात कही कि सर यू आर न्यू बट यू हैव टेकन आवर हार्ट। तो बच्चों मैं यहां पे नया जरूर हूं, बट आप लोगों का प्यार इतना अच्छे से मिल रहा है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं यहां पे नया हूं।
सो थैंक यू सो मच उसके लिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। सो बाय बाय, थैंक यू।